सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 10 का जो आपका नेक्स्ट यूक्लिड टेस्ट 26 अक्टूबर को होने वाला है। साइंस का, विज्ञान का होने वाला है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 26 अक्टूबर के विज्ञान के वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट वीकली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ये है वीडियो आप लोगों का पार्ट 1। नेक्स्ट आपका आएगा पार्ट 2। अगर आप दोनों को पूरा देख लेते हो तो आपका 40 में 40 आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सा क्वेश्चन आप लोग को सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना और वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विषय जो है विज्ञान और कक्षा 10th के लिए, जिसका कि आपका मार्क्स रहेगा 40 और समय दिया जाएगा आपका 90 मिनट। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। बस एक क्लिक ही तो करना, जल्दी से कर लो। तो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न है आपका विज्ञान का सेक्शन ए, जो कि 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का, पूरे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन बी में। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका निम्न में से धातुएं कौन सी है। निम्न में से धातुएं कौन सी है। ए आयरन, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम या फिर डी उपरोक्त सभी। तो आयरन भी है, कॉपर भी है धातु और एल्युमिनियम भी धातु है, इसलिए हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट आपका है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुण धर्म को क्या कहते हैं। यानी कि जो आपका कोई भी धातु होता है उसको पतले तार के रूप में आप लोग खींच सकते हो, उसके इस गुण को, धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, यह यहाँ पे पूछ रहे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका तन्यता कहते हैं, बी कार्बन कहते हैं, सी आयरन या फिर डी जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है तन्यता गुण है। तो तन्यता गुण के कारण आप किसी भी वस्तु को पतले तार के रूप में खींच सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होता है। यानी कि सबसे अधिक, यानी कि किस धातु को सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है, यानी कि ताना जा सकता है। ऑप्शन नंबर है चांदी, बी सोना, सी हीरा या फिर डी हीरा, सी मोती या फिर डी हीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थर्ड का, क्योंकि जो सोना होता है उसको पूरे आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पूरे एक ग्राम को आप 2 किलोमीटर दूर तक आप इसको खींच सकते हो, 1 ग्राम सोना को। इसलिए सोना जो है सबसे अधिक तन्यता होता है इसमें। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। उष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन है। उष्मा के सबसे अच्छे चालक, यानी कि एक छोर को अगर आप गर्म करोगे तो दूसरे छोर भी गर्म हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, किस धातु के अंदर होता है। उष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से हैं। ए है सिल्वर यानी कि चांदी, बी है कॉपर यानी कि तांबा, या फिर सी ए और बी दोनों, या फिर डी कोयला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि सिल्वर भी और कॉपर भी। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। जो आपका धातु होता खनिज होता है, उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी हो गया, रेत हो गया, उसको खनिज के साथ आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, यहीं पे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है आपका गैंग और बी है अयस्क और ऑप्शन है आपका सी है आपका धातुमल और डी है फलक। तो इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गैंग। तो नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी कि निम्न में से कौन सा इस चारों में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है आपका अंडाशय तो है, बी गर्भाशय ये भी है, सी शुक्रवाहिका और डी डिम्ब वाहिनी। तो शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र नहीं है, ये नर जनन तंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। पराग कणों के पुंकेसर के से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है परागन, बी है परागकोश, सी है अंकुरन या फिर डी अंडाशय। तो इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं परागन बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन याद होगा। इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? स्त्री केसर का भाग नहीं है। ए है वर्तिकाग्र तो है, बी है वर्तिका, ये भी है, सी है अंडाशय भी है, डी है परागकोश। तो परागकोश जो है स्त्री केसर का भाग नहीं है, यह है पुंम केसर का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नर जननतंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन नर जननतंत्र का भाग नहीं है? ए वृषण तो नर जननतंत्र का भाग है। बी शुक्रवाहिनी भी नर जननतंत्र का भाग है। सी है आपका शुक्राणु, स्पर्म, ये भी नर जननतंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर डी है गर्भाशय जो है मादा जननतंत्र का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें बहुखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। यानी कि ऐसे जीव का नाम बताना है जिसमें बहुखंडन विधि जो होता है उसके द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ईस्ट, इसमें तो मुकुलन विधि द्वारा होता है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट आपका अमीबा भी नहीं होगा, इसमें बहुखंडन नहीं, इसमें द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका पैरामीशियम और डी है प्लाज्मोडियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, बहुखंडन ही पूछा था ना, हाँ बहुखंडन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपका सेक्शन बी का 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का पूरे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट वीकली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका, सोना चांदी एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? यानी कि सोना चांदी और प्लेटिनम जो होता है उसका आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्यों? यही पे पूछ रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्लेटिनम सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि जो ये धातुएं हैं प्लेटिनम, सोना और चांदी बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं तथा ये संचारित नहीं होती। इनकी चमक भी तेज होती है, इसमें चमक ज़्यादा होती है सारे धातुओं की अपेक्षा। अतः इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागण किसे कहते हैं, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं, ये पे पूछ रहा है। जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि जब एक ही फूल के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक हो जाता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन बी का, जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। जो खनिज और अयस्क होता है उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं खनिज को। तो आप लोगों को क्या करना है, अंतर जब भी पूछेगा आपको एक तरफ लिख लेना है खनिज, एक तरफ आपको लिखना है खनिज और दूसरी तरफ लिख लेना है आपको अयस्क लिख लेना है। ऐसे ही आप लोग को अंतर लिखना है। यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे सीधा लिखा गया है। ठीक है, ऐसे आप लोग को लिखना है, तभी आप लोग को नंबर मिलेगा। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं खनिज को हम लोग अलग अलग दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यानी कि जो खनिज होता है सारे अयस्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड, सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता, यानी कि सारे खनिजों से धातु नहीं निकाला जा सकता है। भूपट्टी में यानी कि जमीन में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तत्व या यौगिक के, उसको खनिज कहते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर का था, इसलिए 3 नंबर का था इसलिए हम लोग 3 ही अंतर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं अयस्क का। सभी अयस्क खनिज हैं, सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट आपका सेकेंड सभी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। जो अयस्क होता है सारे से धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। वे खनिज जिनमें धातुएं आसानी से कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं, कि जो धातुएं से जो कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं धातुओं से। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का
नामांकित चित्र बनाएं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो आप लोग को कुछ इस तरीके से चित्र को बना देना है, फिर आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। और याद रखना जो चित्र आपका रहेगा उसको पेंसिल से बनाना है, ना कि पेन से। पेंसिल से बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और जो चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा और आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऊपर में होता है वर्तिकाग्र, कुछ इस तरीके से आपका चित्र बनाया हुआ रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग इसे बना लेना, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन को। सारा का सारा आप लोग को पढ़ाया गया होगा किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 15वें क्वेश्चन को, जो कि सेक्शन डी का है। सेक्शन डी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें लंबा आंसर देना है। 55 नंबर का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना, रासायनिक गुण के आधार पर, ना कि भौतिक गुण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग धातु देख लेते हैं। इसमें भी आप लोग को ऐसा ही करना है, एक बगल धातु लिख लेना है एक साइड, और एक साइड लिख लेना है आपको अधातु। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धातु को। धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं, जैसे Na+, Mg2+। जो धातु होते हैं वो परमाणु धनायन बनाते हैं और अधातु परमाणु अधायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है आपका, धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, जैसे Na2O प्लस H2O, तीर का निशान 2NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका थर्ड, धातुएं तनु अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अपवाद में भी इसका है, यानी कि जो तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते वो अपवाद में दिया गया। साधारण अवस्था में कुछ धातु वह ऐसा नहीं करते, यानी कि कुछ धातु जो होते हैं साधारण अवस्था में ऐसा नहीं करते। कैसा नहीं करते? तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते, यह अपवाद में होता ही होता है कुछ में। धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन अपवाद में भी इसमें भी है, इसमें भी अपवाद है जो कि सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। जैसे अपवाद में जैसे लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आदि धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर आयनिक ऑक्साइड बना लेते हैं। लेकिन सारे ये तीनों को छोड़कर जितने भी धातु हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर आयनिक हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट आपका 5, धातुएं अकारक होते हैं, यानी कि धातुएं जो अकारक होते हैं उसने। नेक्स्ट आपका अधातु को हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों को कैसे लिखना है, मैंने बताया कि सब अधातु रहेगा। आपको अब इधर साइड से 1 नंबर पॉइंट देना है और यहाँ से आप लोग को लिखना है। सबसे पहला आपका धातुओं के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। धातु जो होते हैं अधातु जो होते हैं वो परमाणु ऋणायन बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट आपका सेकेंड, अधातुएं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग वो भी याद रखना कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, लेकिन धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं। आप लोग याद रखना है। यह जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं अधातु। नेक्स्ट थर्ड है आपका, अधातु सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। जो अधातु होते हैं तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट आपका फोर्थ, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे NH3 H2O H2S, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। अपवाद में कार्बन, इसका भी अपवाद में है, ऑक्सीकारक होते हैं। और धातु क्या होते हैं? अकारक, और अधातु हो जाएंगे आपके ऑक्सीकारक। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। सो अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख लेते हो तो आपका बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है आपके यूक्लिड टेस्ट में। 16 नंबर आपका, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की व्याख्या करें। जो पुष्पी पादप आपका है उसको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को व्याख्या करना है। पुष्पी पौधों में आवृत्ति बीजी को ही पुष्पी पौधा कहा जाता है। आवृत्ति बीजी पौधों के जनांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। पुष्प के निम्नलिखित हैं भाग, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर चित्र में देखा होगा, बाह्य दल, स्त्री केसर, पुंकेसर नर जननांग होता है, जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। जो परागकण होता है आपका पराग कोश में वो पीले रंग के होते हैं। स्त्री केसर
स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित रहता है तथा यह पुष्प का मादा जनन अंग है। यह तीन भागों का बना होता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर भी देखा, मैंने बताया आप लोगों को। अंडाशय में बीजांड होते हैं, अंडाशय जो होता है उसमें बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संनिहित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के तम युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसमें 54/109 विकसित होने की क्षमता होती है। 54/9 जो है ना, ये अलग से आ गया है, जिसमें विकसित होने की क्षमता होती है। तो यही आप लोगों का 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यूक्लिड टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।